इसको हम सैंग्विन टेम्परामेंट या रक्त प्रकृति बोलते हैं। रक्त प्रकृति में जो ब्लड होता है वो अशुद्ध हो जाता है। हमें ध्यान रखना है, ब्लड की दो कैटेगरीज हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो इसमें जो अशुद्धता का अर्थ है, वो शुद्ध रक्त भी अशुद्ध हो सकता है और अशुद्ध रक्त में भी अशुद्धता आ सकती है। इसमें अधिकतर जो चीजें प्रभावित होती हैं वो होती हैं हमारी आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, कैपिलरीज, सेल्स, इनकी फंक्शनिंग, या फिर जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी इसमें अशुद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे हार्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, जो बेसिकली आपने सुना होगा यिन और यांग का कॉन्सेप्ट होता है, वो यही है। स्प्लीन, तो ये ऑर्गन इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हालांकि जैसा मैंने रस के समय पर बताया था कि रस में भी इन ऑर्गन्स में समस्या आ सकती है, पर वो डिटॉक्सिफिकेशन की आएगी। इसमें जो समस्या आती है वो पोषण की आती है। तो जितने ऑर्गन रक्त रोधक होते हैं, जो रक्त को अपने पास रोकते हैं और उससे पोषण इत्यादि ग्रहण करते हैं, उनमें सूजन और दर्द भी आ सकता है, या उसमें उनके स्ट्रक्चर में कोई अंतर भी पैदा हो सकता है। अब हम रक्त प्रकृति के व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? जो रक्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, इनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नॉर्मल एक व्यक्ति का जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसे हम स्पायरोमीटर से नापते हैं, SpO2 वैल्यू उसको बोलते हैं, वो 100 होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी SpO2 वैल्यू 100 होगी, हम ये कहेंगे कि इसमें ऑक्सीजन पूरी है। यदि किसी में ये 98 है, 97 है, 99 है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन वैल्यू कम हो गई है। जब ऑक्सीजन वैल्यू कम होती है तो व्यक्ति थकान और दर्द और उदासी को महसूस करता है। तो रक्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। उनमें चुस्ती और फुर्तीलापन बना रहता है। इन लोगों को अक्सर नाक खुजाने की शिकायत होती है, क्योंकि इनकी नाक में खुश्की रहती है। इनकी जो नाड़ी होती है, हृदय की गति होती है, उनके अंदर भी रक्त की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, जिससे इनमें तीव्रता पाई जाती है। तो जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं, अधिकतर तीव्र गति से काम कर रहे होते हैं। क्योंकि रक्त अधिक होता है, तो ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर, तेजवान और हमेशा खुश रहने वाला होता है, और अधिकतर ये तेज आवाज में बात करते हुए दिखाई देता है। इनको जो रोग होते हैं वो एक्यूट कंडीशन के होते हैं, जो होते हैं 12-15 दिन रहते हैं, 20 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इनको जो रोग होते हैं वो एक्यूट टाइप के होते हैं, और इन्हें अधिकतर हर थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई क्राइसिस आते रहते हैं, या इनको छोटे मोटे रिएक्शंस होते रहते हैं। रक्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें क्योंकि रक्त की अधिकता है, तो इनको चक्कर आना, सिर में भारीपन या दर्द बने रहना, नींद कम आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन बने रहना, ये आम समस्याएं होती हैं जो इन लोगों के साथ चलती रहती। अगर किसी वजह से इनकी रक्त प्रणाली में कोई रुकावट आ जाती है या टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो जिस जगह टॉक्सिसिटी आएगी वहां पर सूजन आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनको चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, क्रोध बढ़ने की संभावना बन जाती है। और अगर यही चीज वेन्स में चली जाए, तो वेन्स में वेरिकोस वेन्स का, स्पाइडर वेन्स का कारण बन जाती है। अगर आप
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन लोगों में भावुकता भी थोड़ी कम पाई जाती है। ये टू द पॉइंट बात करने वाले लोग होते हैं। जैसा मैंने बताया था, रस प्रकृति वाले व्यक्तियों को वादी बवासीर होती है, इन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत होती है। आ, इन लोगों के हाथ और पैर गर्म रहते हैं, कई बार इसमें पसीना भी अधिक आता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाथ पैरों में पसीना ज्यादा आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति रक्त प्रकृति का है। इनके यूरिन में, ब्लड में एसिडिटी की हल्की सी गंध रहती है। जैसे मैंने बताया था, रस वालों को हल्की मीठी सी गंध आती है, इनको अम्लीय गंध आती है, एसिडिटी की टोन होती है। और अधिकतर इन लोगों की जो स्किन होती है वो साफ सुथरी और चिकनी होती है, इनको फोड़े फुंसिया इत्यादि नहीं होते। ये लोग क्योंकि हाई एनर्जेटिक होते हैं, तो इनमें मानसिक अस्थिरता, जिसके अंदर तुरंत बात को बदलना, अपनी बात को ऊपर रखना, गुस्सा करना, उत्तेजना को दिखाना, किसी के मुंह पे स्पष्ट बोल देना, ये गुण पाए जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर मासिक धर्म जल्दी आता है। नॉर्मली जो मासिक धर्म का साइकिल होता है वो 30 डेज का है। तो जिन महिलाओं को ब्लीडिंग अधिक होती हो, वो भी इसी कैटेगरी में रखी जा सकती है, और जिन लोगों को समय से पहले ब्लीडिंग आ जाती हो, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। जो बच्चे रक्त प्रकृति के होते हैं, उनको छाती के रोग अधिक पाए जाते हैं, नाक में खुश्की और छाती के रोग अधिक पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन एक्टिव होते हैं। ये रक्त प्रकृति के लक्षण थे। तो हमने कल रस के बारे में बात करी, फिर हमने रक्त के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं मिश्रित प्रकृति की। मिश्रित प्रकृति जो है वो रक्त और रस का दोनों का मिश्रण होती है। अगर हम भारतीय संदर्भ में इसको देखें कि भारत के लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं, तो हम इसको वात पित्त कफ के नजरिए से देख सकते हैं। अब वात पित्त कफ में कैसे डालें, तो देखिए सीधी सी बात है, जो रक्त है वो पित्त को इंडिकेट करेगा, क्योंकि रक्त अग्नि है, तो हम उसको पित्त से इंडिकेट कर सकते हैं। जो कफ है वो बेसिकली आपका रस है। तो मिश्रित जो प्रकृति होगी, जिसमें ये दोनों चीजें मिली जुली रहेंगी, किसी एक की अधिकता रहेगी, इसको हम वात के गुणों से युक्त बोल सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वायु और पित्त की प्रकृति, नर्वस और बायलस टेम्परामेंट अलग रखा गया। पर मैंने इसमें ये देखा है कि जो मिश्रित प्रकृति होती है, उसमें वात के गुण भी पाए जाते हैं। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें, तो इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। पर नॉर्मली कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सभी थ्योरियों में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोपैथ हो, कंबाइन कर जाते हैं। तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ पहले। जो नवयुवक होते हैं, नई उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें कफ की अधिकता पाई जाती है। वहीं स्त्रियों में, जो उसी उम्र की स्त्रियां हैं, नवयुवतियां हैं, उनमें रक्त की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों में, वृद्ध में और कमजोर रोगी में वायु की प्रकृति प्रधान रूप से देखी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इनमें थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, ये कई बार सिचुएशन डिपेंड भी हो जाते हैं। किसी भी एक्यूट कंडीशन के रोग में, जब कोई रोग शुरू हो रहा है, तो उसमें से किसी एक की प्रवृत्ति रस या रक्त हो सकती है। वो हम उस व्यक्ति से बातचीत करके, उसके अंगों को छूकर, कुछ सिम्टम्स के द्वारा आसानी से जान सकते हैं। अगर कुछ समय तक ये स्थिति बनी रहे, तो धीरे धीरे ये स्थिति मिश्रित प्रकार में कन्वर्ट हो जाती है। तब रोग जो है वो क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोपैथी रोग को 4 स्टेजेस में बांटती है। पहली स्टेज है एक्यूट, सेकंड है
सब एक्यूट, थर्ड है क्रॉनिक, और फोर्थ है डीजनरेटिव। जो एक्यूट कंडीशन के रोग होते हैं ये बेसिकली तुरंत पैदा होने वाले रोग होते हैं, जैसे कोई गलत चीज खा ली, वॉमिट हो गई, सिर में दर्द आ गया, पेट में दर्द आ गया, रात को ठंड के दिनों में कोई ठंडी चीज खा के सो गए तो सुबह तक गला पकड़ लिया, तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए सब एक्यूट में क्या होता है कि रोग जो आते हैं वो हमारे कुछ बैकअप के दिनों में आते हैं, कि वो पीछे से चले आ रहे होते हैं और फिर अचानक से आते हैं। अचानक नहीं बोलूंगा, मतलब पीछे से हमारा एक सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है कुछ दिनों से और फिर वो अपना असर दिखाते हैं। इन रोगों को ठीक होने में 3 दिन से लेके 5-7 दिन तक लग जाते हैं और कई बार ये 15 दिन तक भी खिंच जाते हैं, तो इनको सब एक्यूट डिसीज बोला जाता है। फिर क्रॉनिक आती है। इन बीमारियों का पता लगभग 40 दिन के बाद पता चलता है और ये बीमारियां थोड़ी सी लंबा समय ले जाती हैं ठीक होने के लिए। इनको 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने तक रिकवरी में लग जाते हैं। उसके बाद डीजनरेटिव डिसीजेज आती हैं। जब हमारा शरीर, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह चेंज होने लगता है, तो हमारी बॉडी में किसी खास चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, लंबा रीजन कमजोर हो गया, S1 S2 और L5 L4 में प्रॉब्लम आई है, सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल में भी स्टेजेस हो सकती हैं, लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर की ग्रेड्स होती हैं। तो जब ये अपने स्ट्रक्चर को खो देती हैं तो ये जो रोग होता है ये डीजनरेटिव कंडीशन में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी पैतृक रोग हैं जो पिता से मिलते हैं, हमें अपने पुरखों से मिले हैं, वो रोग भी सारे डीजनरेटिव डिसीज में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर ये स्थिति बनी रहती है, कोई भी स्थिति अगर कॉन्टिन्यूस चलती है, तो फाइनली वो रोग को कॉम्प्लिकेटेड करती है, क्रॉनिक अवस्था में लाती है और उसकी अवस्था को मिश्रित बना देती है। यानी आपको उसमें दोनों प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि इसमें रस और रक्त दोनों के गुण नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उपचार किस रोग का किया जाए। तो जो भी रोग आपको पहले नजर आए आप उसका उपचार कीजिए, देन 2 दिन 5 दिन में वो रिकवर हो जाता है, फिर आप दूसरे रोग का उपचार कीजिए। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का। अगर कोई भी रोग में वात पित्त कफ प्रबल दिखाई दे, तो जो पहले प्रबल दिखाई दे आपने उसका उपचार करना है। और जब भी आप उपचार करते हैं तो ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट पूरा करें और पेशेंट को भी समझाएं कि ट्रीटमेंट पूरा करें। अधूरा ट्रीटमेंट छोड़ने से जो रोग है वो भयंकर रूप ले लेता है कई बार। सिर्फ ये हमारी पैथी में नहीं है, ये सभी पैथियों में होता है। आप प्राकृतिक चिकित्सा जो ये बोलते हैं भाई पूरी तरीके से नेचुरल है, सेफ है, सेफ नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी चिकित्सा पद्धति है, यदि उसके रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो हानि पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन देखा जाता है। कंपैरिजन के लिए अभी हम आगे की बिंदु देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब तक बीमारी पूरी तरह शरीर से निकाल ना दी जाए, उसके कारण को ठीक ना कर दिया जाए, तब तक उपचार करते रहना चाहिए। अब होता क्या है कि पेशेंट जैसे ही थोड़ा सा आराम पाता है वो कहता है जी मुझे आराम आ गया, या तो वो दवाई लेने में लापरवाही बरतता है, वो हमारे पास नहीं आता, या फिर वो आराम मिलते ही वापस एलोपैथी की तरफ जाता है। तो हमें उसको अवेयर कराना है कि अगर आपको थोड़ा सा आराम आया है तो हम आपको पूरा ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी चिकित्सा में जाते हैं तो हो सकता है कि हमने जो कुछ भी किया वो उसके विपरीत थ्योरी को अपनाकर आपको फिर से रोगी बना दे। जैसा मैंने यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लिया नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी जिसके अंदर हम बॉडी की क्लेंजिंग करते हैं, अगर आप देखेंगे तो 2 महीने 3 महीने में बॉडी को बहुत जबरदस्त चेंज लाती है बॉडी में।
रोगों को भी काफी हद तक शमन कर देती है। हमारे पास दो तरीके की चिकित्साएं होती हैं, पद्धतियां दो हैं, एक किसी भी रोग को दबा देना और दूसरा किसी भी रोग को निकाल देना। तो शमन और शोधन ये दो प्रकार की चिकित्सा होती है। अगर हम पेशेंट को ठीक करना चाह रहे हैं तो शोधन चिकित्सा को महत्व देना चाहिए, और यदि हम उसे आराम देना चाह रहे हैं तो शमन से काम चल जाता है। अगर रोग छोटा है तो शोधन करें, रोग बड़ा है तो शमन करें। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अब नेचुरोपैथी में क्या होता है, नेचुरोपैथी में शोधन होता है। 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने जो भी उसने ट्रीटमेंट लिया, शोधन कराया, शरीर अंदर से साफ हो गया, उसके बाद वो अपने घर आ गए। घर के अंदर उन्होंने खाने पीने का नियम नहीं अपनाया, फॉलो नहीं किया, तो जिस बीमारी का वो इलाज करा के आए होते हैं, 2-3 महीने परहेज करी होती है, वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी देखी गई है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि पेशेंट अगर बीच में छोड़ देते हैं तो ये दिक्कतें उनको आती हैं। और वैसे भी अगर हम ये कहें कि भाई कोई चीज पूरी तरह सेफ है तो वो तुलनात्मक रूप से देखी जाएगी। कारण आप जो घर में रोटी खाते हैं, अगर उसकी भी मात्रा ज्यादा खा लेंगे वो आपको नुकसान करेगी, चाहे वो इंस्टेंट नुकसान करे, और उसी प्रोसेस को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो वो मैक्सिमाइज नुकसान करेगी। आप पानी पीते हैं, पानी पीने का डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पानी भी गैस बना सकता है, पानी भी किडनी की एनर्जी को लो कर सकता है, किडनी को वीक कर सकता है। ये बातें हो सकता है आप लोगों को सुनने में अजीब लगे, पर ये रियल फैक्ट पे आधारित है, इसके प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं। और जब इन नियमों को तोड़ा जाता है तो कुछ समय तो हमारी बॉडी इसको धारण कर सकती है, इसको झेल सकती है, पर कुछ समय के बाद वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए जब भी शोधन प्रक्रिया को अपनाया जाए तो कोशिश करें कि उस व्यक्ति का प्रॉपर इलाज किया जाए, नहीं तो आप हमेशा पेशेंट का शमन यानी दबाने वाली चीजों को ट्रीटमेंट में प्रयोग करें। अब जैसा और पैथियों की तुलना में देखा जाए तो इसमें शमन और शोधन पे काम तो किया जाता है, पर अधिकतर शमन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसने दवा दी, पेशेंट को आराम आ गया, पेशेंट अपने घर बैठ गया, 2 साल बाद फिर दिक्कत आई, वो फिर 2 साल बाद डॉक्टर के पास चला गया। तो यही चीज हम इलेक्ट्रोपैथी में अगर फॉलो करेंगे तो हम में और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। तो कोशिश कीजिए कि आप शोधन को प्रेफर करें, लेकिन तब जब आपका पेशेंट भी इस चीज के लिए एग्री हो। ऐसी कंडीशन में जो हमने पीछे जाना था इसके गुणों के बारे में इलेक्ट्रोपैथी के, कि ये डीएनए पे काम करती है, तो ये किसी भी रोग को जड़ से समूल करने की ताकत रखती है। अब हम कोई भी चिकित्सा लें, उसमें 3 चीजें हमारे आगे आ सकती हैं, एक रिएक्शन, दूसरा साइड इफेक्ट, और तीसरा, ये आयुर्वेदिक बेस है ना सर? हाँ जी आयुर्वेद से रिलेटेड पढ़ा रहे हो ना सर? सर, मैं दोनों को कंबाइन करके चला रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी रहे। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो पहली चीज होती है रिएक्शन, दूसरी होती है साइड इफेक्ट, और तीसरा होता है एग्रीगेट करना। अब रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब है आपने कोई दवा ली, किसी भी पैथी की कोई दवा ली, और उससे उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, कमजोरी फील हो, एलर्जी हो जाए, रैशेस निकल आए, लाल दाने निकल आए, मन बेचैन हो, मुंह सूखने लगे, सिर में दर्द आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने बॉडी में किसी चीज को दबाने के लिए कोई मेडिसिन ली थी, आपके शरीर ने उस मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने वापस उसको बाहर फेंका। तो जो भी रास्ता हमारे शरीर में कमजोर होगा वो वहीं से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। स्किन कमजोर है तो रैशेज हो जाएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट अगर कमजोर है तो यूरिन में जलन आ जाएगी, इंटेस्टाइन कमजोर है तो दस्त लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी चीज कमजोर होगी, बॉडी वहां पर अपने सिग्नल्स को, इंडिकेशंस को छोड़ देगी। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। इसके बाद आते हैं साइड इफेक्ट। नॉर्मली जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस के रूप में चलता है। कोई भी खाई हुई चीज ऐसा नहीं है
कि आज हमने खाई तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो डाइजेस्ट हो गई। उसके डाइजेस्ट होने में एक पूरा प्रोसेस होता है और कुछ दिनों का समय इसमें लगता है। इसमें नॉर्मली आयुर्वेद की अच्छी रिसर्च है, तो वो ये कहता है कि लगभग 40 दिन में आपके खाए हुए भोजन का डाइजेशन होता है। तो जब हम कोई दवाई खाते हैं तो हमें उससे आराम लगता है। आराम लगने के बाद डॉक्टर कहता है कि ठीक है, आप ये दवाई खाते रहिए, आपको आराम आता रहेगा। हम उस दवाई को 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर खाते हैं। उसके बाद कभी अचानक हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है और हम चेक कराने जाते हैं, तो डायग्नोसिस के दौरान पता लगता है कि हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन पहले की तुलना में कमजोर हो गया है। अगर हम उसे ढूंढे कि ये कमजोर क्यों हुआ है, तो पता चलता है कि दवाई के साइड इफेक्ट्स या दवाई के रिएक्शंस की वजह से, लॉन्ग टर्म रिएक्शंस को हम साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं या बॉडी फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस चीज के लिए वो दवा ली जा रही थी उसमें तो फायदा करती है, पर वो दूसरे सिस्टम को कमजोर बना देती है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको साइड इफेक्ट का नाम देते हैं। तीसरी अवस्था बनती है एग्रीवेशन की। एग्रीवेशन में क्या होता है, जो भी दवा आपने ली वो उसी समय आपके रोग को घटाने की बजाय बढ़ा देगी। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द था, हमने दवा ली, तो पेट का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ गया, तो एग्रीवेट हो गया। तो एग्रीवेट कंडीशन नॉर्मली होम्योपैथिक की दवाइयों में, आयुर्वेद की दवाइयों में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों में पाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही आपको लगे कि कोई दवाई एग्रीवेट कर गई है, तो सेम दवाई का डॉल्यूशन ऑपोजिट कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट डाइल्यूशन दिया था, दवाई एग्रीगेट कर रही है, तो आप 10th डाइल्यूशन दे दीजिए। अगर 10th डाइल्यूशन दिया था, दवाई एग्रीवेट कर रही है, आप फर्स्ट डाइल्यूशन दे दीजिए, वही उसका हल निकाल देगी। जब भी हमारी दवाई एग्रीगेट करे, तो ऐसी कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि दवाई का चयन तो आपने ठीक किया है, लेकिन उसके डाइल्यूशन को चुनने में गलती कर दी है। तो हमें डाइल्यूशन जो है ऑपोजिट डाइल्यूशन को ले लेना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगे, एक तो ये कंडीशन है इसको कंट्रोल करने की, और दूसरा ये है कि अगर आपको लगे कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या दिक्कत आ रही है, तो आप उसी समय कोई खट्टी चीज पेशेंट को खिला दीजिए, जैसे दही या नींबू। वो इस एग्रीवेशन को कंट्रोल कर लेगा। या फिर आप जो हमारी S1 की डाइल्यूशन थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हर प्रकार के टॉक्सिन्स को निकालने की ताकत रखती है। तो ये दवाई पॉजिटिव डाइल्यूशन में देके, डाइल्यूशन 1 में देके, आप उस एग्रीवेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हर दवाइयों के अपने अलग अलग एग्रीवेशन हैं। जब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस एग्रीवेशन के बारे में कि ये दवाई अगर ज्यादा चली जाए तो शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न करती है, हम उसको भी जानेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास सेशन था, जिसमें हमने रक्त के खूबियों के बारे में, रक्त प्रकृति के बारे में जाना, और रिएक्शन और एग्रीवेशन के बारे में जाना। इनसे संबंधित यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके, हम लोग फिर अब